नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। क्या आपको पता है कि आपके आसपास एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो बड़े बड़े काम कर सकती है? ये चीज आपके मोबाइल फोन में है, ये एआई में है, मशीनों में है। हम बात कर रहे हैं चिप्स की। जी हाँ, दुनिया में ताकत सिर्फ मशीनों से नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स से भी तय होती है। यही वजह है कि भारत अब सिर्फ चिप्स इंपोर्ट करने वाला देश नहीं रहना चाहता। नए प्लांट, नई नीतियां और युवा स्टार्टअप्स मिलकर अपना सेमीकंडक्टर सिस्टम तैयार कर रहे हैं, जिससे भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। तमिलनाडु में स्थित पॉलीमैटिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां क्लीन रूम के भीतर माइक्रो लेवल पर भविष्य गढ़ा जा रहा है, जहां रोशनी, सिग्नल और डेटा सब कुछ चिप्स के जरिए स्मार्ट बनता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि भारत के सेमीकंडक्टर सपने की जमीन पर उतरती हुई एक मिसाल है। देश की शुरुआती सेमीकंडक्टर कंपनियों में शामिल पॉलीमैटिक ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट लाइटिंग के लिए ऑप्टो सेमीकंडक्टर्स पर काम कर रही है। जितने भी बच्चे आज की तारीख में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं, वो लोग बाहर आने के बाद ये जो स्टार्टअप शुरू करके डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव का डेवलपमेंट है वो सब वो लोग ले सकते हैं। और इससे क्या होता है, मैं 2030 तक दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स का जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में एटलीस्ट 10% भारत से एक्सपोर्ट करने का जो प्लान है वो हम डेफिनेटली रीच कर सकते हैं। भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक उभरते हुए ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। देश के भीतर टेक्नोलॉजी, टैलेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हाल ही में नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन 24 सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन कंपनियों से संवाद किया, जिन्हें सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI योजना के तहत मंजूरी दी गई है। First commercial production will start in 2026 itself. Actually, 4 of the plants will start their commercial production in 2026. The pilot production have started already in 3 plants in 2025 itself. Now the equipment manufacturers are coming to India. The material manufacturing ecosystem is also getting set up. The talent pipeline is developing very well. आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार करीब 3.15 लाख करोड़ का था और अनुमान है कि 2030 तक यही बाजार तेजी से बढ़कर 8.3 से 9.13 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंच जाएगा। देश अब एडवांस चिप टेक्नोलॉजी की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश का पहला SiC सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित होने जा रहा है। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये परियोजना भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। We have another very important project which is 3D GS, which has also been approved by the India Semiconductor Mission. It's a revolutionary technology, using the glass substrate for packaging, which again, will position Odisha as one of the front runners as far as semiconductor development is concerned in India. देश में अब सेमीकंडक्टर डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन, टेस्टिंग और पैकेजिंग तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूती से खड़ा किया जा रहा है। इससे न सिर्फ तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और स्किल्स के नए अवसर भी तैयार होंगे। पोस्ट ऑफिस नाम सुनते ही शायद पुराने जमाने की तस्वीर सामने आ जाती है। बदलते जमाने के साथ अब पोस्ट ऑफिस भी बदल रहे हैं। IIT और एम्स जैसे संस्थानों में शुरू हुआ जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस मॉडर्न लुक और डिजिटल सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी को ध्यान में रखते हुए पोस्ट ऑफिस में पार्सल, बैंकिंग और कई डिजिटल सेवाएं एक ही जगह पर मिल रही हैं। ये जगह किसी कैफे जैसी लगती है। कोई QR स्कैन कर रहा है, कोई लैपटॉप खोलकर काम कर रहा है, कोई कॉफी के साथ पार्सल पैक कर रहा है। माहौल पूरी तरह मॉडर्न और इंस्टा रेडी। लेकिन ये कैफे नहीं, ये है भारत सरकार की नई पहल जेन ज़ी पोस्ट ऑफिस।
आईआईटी दिल्ली में खुले देश के पहले जेनजी पोस्ट ऑफिस को देखकर आप भी कहेंगे पोस्ट ऑफिस इतना कूल भी हो सकता है। मैंने पहले भी पोस्ट ऑफिस यूज़ किया हुआ है, बट ये जो पोस्ट ऑफिस था ये अलग था। बट यहाँ पे जो इन्वायरमेंट था, जो वाइब्स थी, वो जेनजीज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी थी। जैसे ही आप इसके अंदर एंट्री करते हो, आपको एक कैफ़े वाली फीलिंग आती है। तो उन्होंने जो वाइब पे काफ़ी अच्छा काम किया है, ताकि जो बंदा यहाँ पे आएगा जेनजी वगैरह, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे एक लगेगा कि वो एक मॉडर्न इंडिया के एक अच्छे पोस्ट ऑफिस के अंदर आया हुआ है। मनजीत कौर एक शांत जगह की तलाश में थी। बाहर से देखा तो लगा जैसे कोई कैफे हो। सोचा यहीं बैठकर काम कर लें, लेकिन अंदर आकर पता चला कि ये कैफे नहीं बल्कि एक जेनजी थीम्ड पोस्ट ऑफिस है। अब वो यहीं आराम से अपना काम कर रही हैं। उनका कहना है मॉडर्न सुविधाएं, सुकून भरा माहौल और पूरा कंफर्ट, सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है। Today, like I was having some urgent work of office and I came here and I was able to charge my computer and like it is totally different. And I asked these people, is it only Aadhaar center or is it a post office? So they told no, ma'am, it is a post office. ये पहल डाक विभाग की है, जिसका मकसद युवाओं को मॉडर्न पोस्टल सेवाओं से जोड़ना है। जेनजी पोस्ट ऑफिस में डिजिटल बैंकिंग, पार्सल, स्पीड पोस्ट, सेविंग स्कीम और सरकारी योजनाएं, सब कुछ एक ही स्मार्ट स्पेस में तेज और आसान तरीके से। यहाँ पर हमने काफ़ी सारे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। जैसे हमने यहाँ पे वाईफाई दिए हैं, फ्री वाईफाई, और समर्स के लिए हमने यहाँ पे एसीज़ भी प्रोवाइड किए हैं कस्टमर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए। काफ़ी सारी पेंटिंग्स जैसे आपके पीछे देख रहे हो, ये सब स्टूडेंट्स ने ही बनाई हैं। इवन उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन भी किया था इनको। और जो हमारे स्टूडेंट सर्विसेज होती हैं, स्पेशली जैसे 10% डिस्काउंट होता है, वो भी हम यहाँ पे देते हैं। सिर्फ आईआईटी दिल्ली ही नहीं, एम्स जम्मू में भी जेनजी पोस्ट ऑफिस नई सुविधा बनकर उभरा है। यहाँ छात्र ही नहीं, डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों के परिजन भी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। दवाइयों की डिलीवरी हो या जरूरी दस्तावेज और पार्सल, सब कुछ अब तेज, आसान और भरोसेमंद। ये मॉडर्न पोस्ट ऑफिस पूरे परिसर के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। तो जैसे कि हमारे पार्सल वगैरह भी आते हैं तो जस्ट हमारा 5 to 10 मिनट्स में मिल जाता है। यहाँ पे पार्सल सेम डेट डिलीवरी होती है। पहले जो होता था वो हमको विजयपुर में जाना पड़ता था। जैसे हमको बुकिंग कराना है या कोई कोरियर करना है तो वो तुरंत पास में हो जाता है तुरंत। इन आवर जम्मू एंड कश्मीर वी हैड चोजन एम्स विजयपुरा as our first engine post office. It was well received by the students, the doctors. They themselves got involved in designing the concept of post offices. After it is renovated, lot of students out of curiosity are coming, visiting, enquiring the service available in the post offices. जेनजी पोस्ट ऑफिस दिखाता है कि सरकारी सेवाएं अब स्मार्ट और डिजिटल हो रही हैं। पोस्ट ऑफिस अब सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं, बल्कि एक यूथ फ्रेंडली सुविधा केंद्र बन चुका है। ये पहल युवाओं को जोड़ने के साथ साथ बढ़ती लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्धा में इंडिया पोस्ट की आय और मजबूती बढ़ाने की रणनीति भी है। आज के दौर में शहरों में हर रोज बढ़ रही भीड़ के बीच अगर एक जगह से दूसरी जगह पर समय पर पहुंचना हो तो सबसे पहले मेट्रो का नाम जहन में आता है। ये सिर्फ सफर का साधन नहीं है, बल्कि स्मार्ट और बेहतर शहरी भारत की पहचान बनता जा रहा है। क्या आपको पता है, मेट्रो 23 से ज्यादा भारतीय शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क कवर करती है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। शहरों में बढ़ती आबादी, बढ़ता ट्रैफिक और प्रदूषण की चुनौती, इन सब के बीच मेट्रो ट्रेन एक ऐसा समाधान बनकर सामने आई है जो समय की बचत भी कर रही है और सफर को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद भी बना रही है। आज भारत में मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि अर्बन मोबिलिटी की रीढ़ बनती जा रही है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी हो या स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र, हर वर्ग के लिए मेट्रो आज सबसे पसंदीदा सफर का साधन बन चुकी है। स्मार्ट टिकटिंग, स्मार्ट कार्ड और आधुनिक सुविधाओं ने यात्रियों के सफर को पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक बना दिया है। मेट्रो का नेटवर्क देश के बड़े शहरों में तेजी से फैल रहा है और शहरी भारत की रफ्तार को एक नई दिशा दे रहा है। मैंने बताया कि मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई दिल्ली से हुई है, तो स्टार्टिंग की स्कूलिंग जो कॉलेज था तो मैंने डीटीसी बसेस में काफ़ी ट्रैवल किया है। तो अगर कंपेयर करें एज ए पब्लिक कम्यूटर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, दिल्ली मेट्रो काफ़ी सेफ़ है, काफ़ी सिक्योर है
और काफ़ी कन्वीनियंट है। दिल्ली मेट्रो इसी बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है। करीब 400 किलोमीटर के नेटवर्क के साथ दिल्ली मेट्रो आज देश का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त मेट्रो सिस्टम बन चुकी है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक फैला दिल्ली मेट्रो का ये नेटवर्क हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक समय पर पहुंचाता है। हाँ, मैं बदरपुर में रहता हूँ और मेरा एक कोने पड़ता है साउथ दिल्ली के और दूसरी तरफ पड़ता है नॉर्थ कैंपस। मेरे को पेपर देने के लिए जाना होता है। मैं सुबह मात्र 45 मिनट में पहुँच जाता हूँ। अगर मैं रोड बाई वही चीज़ मैं बाइक या किसी और से जाऊँगा तो मुझे मैक्स टू मैक्स मिनिमम टू मिनिमम मेरे को 1 घंटा लगता है और मेट्रो से आराम से पहुँच जाता हूँ 45 मिनट में और मेरा अच्छा खासा पेपर भी जाता है इससे। 65 लाख लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं रोज़। 65 लाख जर्नी, यानी कि जब एंट्री और एग्जिट के बीच में कई बार चेंज भी करते हैं। ऑलरेडी जो जैम आप लोग फेस करते हो दिल्ली में, आप सोचिए कितना ज़्यादा होता। ये तो मेट्रो के आने के कारण काफ़ी बचाव है दिल्ली के लिए, प्लस मेट्रो की एक्सपेंशन भी सरकार काफ़ी तेज़ी से सोच रही है। मेट्रो के परिचालन को यदि आप और नजदीक से समझना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो म्यूजियम मेट्रो के सफर को नजदीक से समझने का एक खास केंद्र है। यहाँ मेट्रो की शुरुआत से लेकर आज के आधुनिक नेटवर्क तक की पूरी कहानी दिखाई गई है। तकनीक, सुरक्षा और विस्तार को दर्शाता ये म्यूजियम बताता है कि कैसे दिल्ली मेट्रो ने शहर की कनेक्टिविटी और रोजमर्रा की यात्रा को बदल दिया है। इस म्यूजियम की बहुत अहमियत है, बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा, एक तो आप अगर चाहें तो हमारे पास 2 सिमुलेटर ट्रेन्स भी हैं, तो आप ट्रेन का फील भी ले सकते हैं, आप ट्रेन को चला भी सकते हैं। और इसमें हमेशा भीड़ भी रहता है, लोग हमेशा इसको चलाने के लिए दे आर वेरी हैप्पी। ये एक्सपीरियंस कहाँ मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे ना सारा स्ट्रक्चर बता रखा है कि किस तरह की मेट्रो किस तरह काम करती है, किस तरह अंडरपास जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं, यहाँ की मेट्रो जो है वो किस तरह कंट्रोल होती हैं। दिल्ली मेट्रो की मजबूत कनेक्टिविटी ने शहर को एक सूत्र में बांध दिया है और मेट्रो म्यूजियम इसी सफर की कहानी को जीवंत बनाता है। ये म्यूजियम न सिर्फ मेट्रो के विकास को दिखाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्मार्ट और सुरक्षित शहरी परिवहन की दिशा भी बताता है। दिल्ली मेट्रो आज और आने वाले कल दोनों को नया आयाम दे रही है। एक छोटी सी कहानी किसी छोटे से शहर से निकलकर पूरी दुनिया के दर्शकों तक पहुंच जाए, यही कमाल आज इंडियन सिनेमा कर रहा है। बॉलीवुड हो या रीजनल सिनेमा, हर तरफ नई सोच और ताजा कंटेंट देखने को मिल रहा है। युवा डायरेक्टर्स और एक्टर्स ऐसी कहानियां ला रहे हैं जो असली लगती हैं और दिल से जुड़ती हैं। OTT और नई तकनीक ने इन फिल्मों को ग्लोबल पहचान दी है। हमारा देश दुनिया के सबसे विविध फिल्म इकोसिस्टम में से एक है, जहां तेलुगु, तमिल, गुजराती और पंजाबी सिनेमा अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रखते हैं। जो सिनेमा कभी क्षेत्रीय माना जाता था, वही आज सशक्त कहानियों और तकनीकी उत्कृष्टता के जरिए राष्ट्रीय रुझान तय कर रहा है। फिल्मों, सोप ओपेरा और ड्रामा सीरीज के विस्तार ने स्टूडियो और फिल्म सिटी के विकास को तेजी दी है। पंजाब में ये बदलाव मोहाली की HLV फिल्म सिटी में साफ देखा जा सकता है, जो फिल्मकारों और प्रोडक्शन हाउसेस का एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है। आधुनिक स्टूडियो और बहुउपयोगी सेट्स के साथ ये फिल्मों, म्यूजिक वीडियो, विज्ञापनों और प्री वेडिंग शूट्स को बढ़ावा देती है। आज पंजाबी सिनेमा राज्य की सीमाओं से आगे निकलकर दूर दूर तक अपनी गूंज फैला रहा है। Mohali and like Hyderabad, like so many other places, like Jaipur is also coming up with so many film locations and all that. I think it's making it easier for people in certain places to be able to shoot their projects in their existing I would say areas. Coming to a place like Mohali would be more cost effective for that person. At the same time वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है कि भाई मेरे को फिल्म बनानी है, मैं मोहाली में आ गया हूँ, मेरे पास पैसे जो है थोड़े कम है बॉम्बे के कंपैरिजन में, एंड आई कैन मेक अ फिल्म इन मोहाली कंपैरेटिवली, एंड आई थिंक आई कैन गेट अ सिमिलर आउटकम इफ माय टीम इज स्किल्ड। पंजाबी फिल्में, सोप ओपेरा और म्यूजिक वीडियो देश और विदेश के दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शूटिंग लोकेशंस की बढ़ती मांग के बीच HLV फिल्म सिटी जैसी सुविधाएं फिल्मकारों और क्रिएटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रही हैं।
यहाँ पेशेवर शूटिंग स्पेस, बहुपयोगी सेट और उच्च स्तरीय तकनीकी सुविधाओं को सहज रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसा पिछले 3-4 साल में चेंज लग रहा है कि पहले इधर से हम जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो उधर हमको शूट करना पड़ता था। अभी क्या पंजाब में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारा क्रू है। मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में कुछ भी हमें कहीं और स्टेट से कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल तो बॉलीवुड के गाने पंजाब के कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं, पंजाब के DOPs कर रहे हैं, पंजाब के डायरेक्टर्स कर रहे हैं। सो दे आर अप्रोचिंग अस, सो इट्स अ गुड थिंग। भारतीय फिल्म, टेलीविजन और ऑनलाइन मनोरंजन क्षेत्र ने 2024 में लगभग 5.53 लाख करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया, जो इसके विशाल आर्थिक प्रभाव और वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है। तेजी से बढ़ते इस उद्योग ने फिल्मों, टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से लगभग 26.4 लाख नौकरियां भी प्रदान की हैं। बहुत सारी नई टैलेंट पिछले 5-10 सालों में आई है। डायरेक्टर्स में, कैमरामैन्स में, राइटर्स में, बहुत यंगस्टर्स और सब्जेक्ट्स, जॉनर्स जो पहले कुछ फिक्स हिस्टोरिकल हुआ करते थे या फोक स्टोरीज हुआ करती थी, उसकी जगह अभी सब्जेक्ट्स में बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। भारत की रचनात्मक दुनिया के केंद्र में है मुंबई, जहां देश के हर कोने की कहानियां आकर मिलती हैं। बड़े बजट की फिल्में और कंटेंट बेस्ड सिनेमा साथ साथ फल फूल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय और मुख्य धारा की फिल्में एक साथ आगे बढ़ते हुए भारतीय कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। पंजाब के फिल्म सेट से लेकर जम्मू कश्मीर के मनमोहक परिदृश्यों और गुजरात की जीवंत सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों तक हर क्षेत्र भारतीय सिनेमा के निरंतर विकसित होते कैनवास में अपनी अलग भावना, बनावट और दृश्य भाषा जोड़ रहा है। भारत मंदिरों का देश है। यहाँ हर राज्य में कला, शिल्प और विरासत की ऐसी पहचान है जो दुनिया को हैरान कर देती है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं तमिलनाडु के समुद्र किनारे बसे उस ऐतिहासिक शहर में जहां पत्थरों पर इतिहास लिखा है और हर मूर्ति एक कहानी सुनाती है। ये है महाबलीपुरम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम भी कहा जाता था। 7वीं-8वीं सदी में पल्लव वंश के दौर में ये एक बड़ा समुद्री बंदरगाह रहा। समुद्री व्यापार से ये जगह आगे बढ़ी और यहाँ की कला, स्थापत्य और शिल्प आदि दुनिया में पहचान बनाने लगे। आज भी यहाँ के शिला प्रधान मंदिर, गुफाएं, नक्काशी और मूर्तियाँ उस दौर की विरासत को जिंदा रखती हैं। समुद्र किनारे स्थित शोर मंदिर आकर्षण का केंद्र है, जो हर वक्त एक अलग ही दृश्य देता है। I came here with my family to visit Mahabalipuram. There are 4-5 spots which are very good and very ancient. We have seen this temple, which is like traditional is very good here, and like we can see यहाँ पर समुंदर किनारा भी है, जो हवाएं बहुत अच्छे से चलती है। So यहाँ पे व्यूज बहुत अच्छे हैं देखने के लिए। महाबलीपुरम का एक और बड़ा आकर्षण है भगवान कृष्ण का बटर बॉल। करीब 250 टन का ये ग्रेनाइट पत्थर लगभग 1200 साल से ढलान पर ऐसे संतुलित है कि देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, और इसे लेकर कई कहानियां और मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। बटर बॉल, जैसे यहाँ पे कृष्णा बटर बॉल उसको बोलते हैं, बहुत ही फेमस वो है। दैट इज़ ऑन द स्लोप, बट वो अपना बैलेंस बनाए हुए है, दैट डज नॉट फॉल। और शायद कहावत ये है कि कोई भगवान का अवतार आएगा, उसके धक्के से ही वो शायद बॉल नीचे गिर सकती है, ऐसा कहा गया है। महाबलीपुरम सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये भारत के इतिहास, कला और संस्कृति का एक जीवित संग्रहालय है। यहाँ प्राचीन भव्यता और आज की शांति दोनों का एक अलग ही मेल देखने को मिलता है। महाबलीपुरम से कुछ ही दूरी पर एक और जगह है जो यहाँ की यात्रा को थोड़ा एडवेंचरस बना देती है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक। यहाँ मगरमच्छ, घड़ियाल और दूसरे रेंगने वाली जीव देखने को मिलते हैं। और ये सेंटर सिर्फ दिखाने तक सीमित नहीं है,
इन जानवरों को बचाने और उनके बारे में जागरूकता फैलाने में भी ये मदद करता है। महाबलीपुरम के तट के पास स्थित मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट और हर्पेटोलॉजी सेंटर एशिया के प्रमुख सरीसृप संरक्षण संस्थानों में से एक है। 1976 में मगरमच्छ और घड़ियाल के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी और 2003 में इसे हर्पेटोलॉजी रिसर्च सेंटर के रूप में आगे बढ़ाया गया। अब तक यहाँ 5000 से ज्यादा मगर प्रजनित किए जा चुके हैं और यहाँ 15 मगरमच्छों की प्रजातियों के साथ साथ 33 अन्य सरीसृप प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। We have been doing a lot of research in all the crocodilian species all over the world. This is the only institution in India which has only reptile-specific animals here. These are all the animals in Madras Crocodile Bank are all reptiles. This is a center for herpetology, which is the study of reptiles. So we have more than in the world there are more than 25 species of crocodilians. In India, in Madras Crocodile Bank, we have around 12 to 15 species of crocodiles. We have snakes, lizards, tortoise, turtles, all reptiles we have in our facility here. यहाँ मगरमच्छों के अलावा सांप, छिपकली, कछुआ आदि भी सुरक्षित तरीके से रखे गए हैं। पर्यटकों को इनके व्यवहार, संरक्षण और इनके बारे में जरूरी जानकारी भी दी जाती है, जिसमें फीडिंग शो, गाइडेड टूर और जानकारी पूर्ण सेशन शामिल हैं। I've really liked it so far. I think all the animals have a really big space to roam around in, which I love animals. I have a bunch, so that's a big thing for me. And also it's very easy. There's no crowds or anything, which I think everyone can see all the animals separately, which is nice. But yeah, I've been really enjoying it. So. We love visiting the Crocodile Bank. I've got 4 kids, and it's one of their favorite places when they come out to Chennai to see all the animals. They really like the large saltwater crocodile, and they love seeing all the snakes in the snake enclosure as well. We just got to see the gharial feeding, and it was really interesting to watch them come up. क्रोकोडाइल बैंक शिक्षा के साथ साथ संरक्षण में भी आगे है। ये प्रजनित मगरमच्छों को प्राकृतिक आवास में छोड़कर जंगली आबादी को मजबूत करने का काम भी करता है। ये जगह एक अच्छा उदाहरण है कि इंसान और प्रकृति साथ रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर है मौजूदा समय में जानवरों को बचाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। इसी नई सोच और जागरूकता के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।